प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर उपविषय है हमारा पाठ 6 उपसर्ग। बेटा, अब तक हमने अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण से 5 पाठों का अध्ययन किया। हमारा 5वां पाठ था शब्द व उसके भेद। जब तक हमें शब्द की जानकारी नहीं होती तब तक हम उपसर्ग नहीं पढ़ सकते। हमने शब्द को पढ़ा। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है, लेकिन उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग के विषय में आज हम अपना व्याख्यान 1 पढ़ेंगे। आइए चलते हैं अपने व्याख्यान 1 की ओर। उपसर्ग वे शब्दांश या अव्यय हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में यानी मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दें या उसका अर्थ ही बदल दें। अर्थात उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के आरंभ में यानी शुरुआत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे अनुकूल, सुयोग, परदादा, विनाश। अब यहाँ पर कुछ शब्द लिए गए हैं, उन्हीं के माध्यम से मैं उपसर्ग अलग करके आपको बताऊंगी। अनुकूल, सुयोग, परदादा, विनाश। अनुकूल, अनुकूल में कौन सा उपसर्ग है? अनु। सुयोग सु, परदादा पर और विनाश वि। अर्थात इन शब्दों में क्रमशः अनु, सु, पर और वि उपसर्ग हैं। यह दो शब्दों यानी उप जमा सर्ग के योग से बनता है। क्या है? उपसर्ग हमारा 2 शब्दों के योग से बनता है। योग का अर्थ होता है मेल। उप का अर्थ है समीप या निकट या पास में। उप का अर्थ क्या होता है? समीप, निकट या पास में। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, सृष्टि करना। अर्थात उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। अब जो मूल शब्द होते हैं, मूल शब्द के आगे जो शब्द लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द कोई भी है, जैसे कि योग। योग के आगे हमने सु लगाया, सुयोग, वी लगाया, वियोग। तो जो मूल शब्द था उसका अर्थ बदल गया। तो उपसर्ग किन से बनता है? 2 शब्दों के योग से बनता है। उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास में, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, नए शब्द का निर्माण करना, रचना करना। उपसर्ग का अर्थ पास में लाकर यानी नए शब्द की रचना करना, सृष्टि करना, उसको अर्थ वाला शब्द बना देना। हार से पहले प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो एक नया शब्द प्रहार बन जाता है, जिसका नया अर्थ हुआ मारना। अब बेटा यहाँ पर मूल शब्द है हमारा हार। हार के पहले अगर हमने प्र उपसर्ग लगा दिया तो नया शब्द हमारा प्रहार बन गया। अब हार का अर्थ होता है हार जाना और दूसरा अर्थ होता है फूलों का हार। यहाँ पर हार शब्द का अर्थ हुआ हार जाना, लेकिन जब हमने प्र उपसर्ग का प्रयोग किया तब हमारा एक नया शब्द बना और उसका अर्थ हुआ मारना यानी प्रहार करना। उपसर्ग की 3 गतियां या विशेषताएं होती हैं। अब कौन कौन सी गतियां या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहले शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, यानी
जो शब्द होता है उसके अर्थ में एक नई विशेषता आ जाती है जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। क्या है? शब्द अपने आप में स्वतंत्र इकाई होती है और इसका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, लेकिन उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़ के ही उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दीप शब्द है, जब इसमें हमने प्र उपसर्ग को जोड़ा तो यहाँ पर प्रदीप शब्द बन गया, तो शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आ गई। दूसरा है अनुदेश, यानी देश शब्द है, जब इसमें अनु उपसर्ग लगा तो यहाँ पर अनुदेश शब्द बन गया। दूसरी गतिविधि है शब्द के अर्थ को उलट देना। अब शब्द के अर्थ को कैसे उल्टा जा सकता है? यानी जब विपरीत शब्द हम लिखते हैं तो धर्म अधर्म, सत्य असत्य, तो वहां पर इसने बताया है कि जब उपसर्ग का प्रयोग होता है तो उसके अर्थ को बदल दिया जाता है, पलट दिया जाता है। अब यहाँ पर धर्म शब्द है, जब हमने अ उपसर्ग लगाया तो यहाँ पर अधर्म बना। क्या बना? अधर्म। फिर हमारा शब्द है मान। मान का अर्थ होता है इज्जत देना, सम्मान करना, लेकिन जब हमने अप उपसर्ग का प्रयोग किया तब इसमें क्या हो गया? इसका विपरीत अर्थ हो गया, इसका टा अर्थ हो गया और क्या बन गया? अपमान, यानी मान अपमान। तो यहाँ पर शब्द के अर्थ को बिल्कुल उलट दिया गया। तीसरी गतिविधि है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन यानी बदलाव न करके मूल अर्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। तीसरी गतिविधि क्या कहती है कि शब्द के अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, केवल उसके आसपास ही अर्थ प्रदान होता है। जैसे शुद्ध, शुद्ध के आगे जब उपसर्ग लगा अ तो अशुद्ध हो गया, यानी शुद्ध पवित्र, अशुद्ध पवित्र न होना। तो यहाँ पर ज्यादा अंतर न आके उसके आसपास से उसका अर्थ रह जाता है। अगला है उपसर्ग के भेद। प्यारे बच्चों, हमने अब तक उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग की गतिविधियों को पढ़ा। अब उपसर्ग के कितने भेद हैं वो हम जानते हैं। उपसर्ग के 4 भेद हैं। तत्सम यानी संस्कृत भाषा के उपसर्ग, तत्सम संस्कृत भाषा के उपसर्ग। तत्सम का अर्थ क्या होता है? जैसे का जैसा। तत्सम शब्द किन्हें कहते हैं? जो संस्कृत भाषा के हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। तत्सम शब्दों का अध्ययन हमने अपने पिछले अध्याय में किया है। तद्भव हिंदी भाषा के उपसर्ग। अब तद्भव यानी बदला हुआ रूप। तत्सम शब्द जो हिंदी में बदल कर आ गए हैं, हिंदी भाषा के उपसर्ग। फिर है आगत। आगत में आगत का क्या अर्थ होता है? आए हुए। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, यानी ये हमारी दूसरे देशों की भाषाएं हैं, विदेशी भाषाएं हैं और अपनी हिंदी में इनके शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इन भाषाओं के जो उपसर्ग हैं उन्हें आगत उपसर्ग कहते हैं। आगत शब्द का अर्थ होता है आए हुए। 4 है उपसर्गों की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के कुछ शब्द या शब्दांश। यानी 4 क्या है कि उपसर्गों की तरह ही प्रयुक्त होते हैं वो संस्कृत के शब्द या शब्दांश हैं। तत्सम संस्कृत भाषा के उपसर्ग। जो उपसर्ग तत्सम अर्थात संस्कृत शब्दों के साथ हिंदी में आ गए हैं और
तत्सम शब्दों के आरंभ में प्रयुक्त होकर, प्रयुक्त का अर्थ है लगकर, नवीन नए शब्दों की रचना करते हैं, वे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। क्या है तत्सम उपसर्ग? क्या होते हैं? जैसे कि हमारे तत्सम शब्द होते हैं, उसी प्रकार हमारे तत्सम उपसर्ग होते हैं जो संस्कृत शब्दों के साथ हिंदी में आ गए हैं। इनके साथ यानी हमारे तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे अधर्म, असत्य, यानी अ के पीछे अगर कोई तत्सम शब्द आया तो वह हमारा तत्सम उपसर्ग होता है। तत्सम संस्कृत के उपसर्ग। अब यहाँ पर तत्सम संस्कृत के कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं और उनसे बनने वाले शब्द दिए गए हैं। आइए उन शब्दों को, उनके अर्थों को जानते हैं और एक बार पढ़ते हैं। अति। अति शब्द का अर्थ होता है अधिक। अब अति से कौन कौन से शब्द बनते हैं उपसर्ग लगाकर? अति, अधिक, अत्यंत, अतिरंजन, अतिरिक्त। क्या है? अतिरिक्त, अत्यंत, अतिरंजन। फिर है अधि। अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अधिकृत, अधिनायक। क्या बनेगा? अधिकृत, अधिनायक, अधिकार। ठीक है। अप। अप का अर्थ होता है बुरा या अभाव। अप का क्या अर्थ होता है? बुरा या अभाव। अपहरण, अपवाद। अपहरण, अपवाद। अगला है अभाव, यानी अ का अर्थ होता है अभाव। अब असत्य, अधर्म। असत्य, अधर्म। फिर है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे, जैसे अनुचर। अनुचर का अर्थ क्या होता है? पीछे चलने वाला या समानता। अब इससे अनुवाद, अनुकंपा, अनुचर क्या बनेंगे? अनुवाद, अनुकंपा, अनुचर। अगला है आ। आ का अर्थ होता है और या तक। आ का अर्थ होता है और या तक। आ से आकार, आजीवन, आदान, आमरण, यानी कौन कौन से उपसर्ग लगाकर शब्द बनते हैं? आकार, आजीवन, आदान। अव। अव का अर्थ होता है हीनता। क्या होता है? हीनता। अवलंब, अवसर। अवलंब, अवसर। उप। उप का अर्थ होता है निकट, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना है, उप जमा सर्ग। तो यहाँ पर उप का अर्थ होता है निकट या समीप। तो उप, उपचार, उपवन। उपचार, उपवन। अगला है परा। परा का अर्थ होता है उल्टा। परा का अर्थ होता है उल्टा। पराजय, पराकाष्ठा। पराजय, पराकाष्ठा। 10 है परि। परि का अर्थ होता है आसपास। परि का अर्थ होता है आसपास। परिचय, परिजन। परिचय, परिजन। फिर है तद्भव शब्द। बेटा हमने तत्सम शब्दों का यानी तत्सम उपसर्गों का प्रयोग देखा। अब हम तद्भव शब्दों को, उपसर्गों को जानते हैं। हिंदी भाषा के उपसर्ग यानी तत्सम क्या थे? संस्कृत भाषा के उपसर्ग थे और तद्भव क्या हैं? हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं। तद्भव अर्थात हिंदी के उपसर्गों का विकास। तद्भव अर्थात हिंदी के उपसर्गों का विकास संस्कृत के उपसर्गों से हुआ है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि इनका विकास तत्सम उपसर्गों से ही हुआ है। अब इनके बारे में जानते।
तद्भव हिंदी के उपसर्ग। अब इनके अर्थ और इनसे बनने वाले शब्दों को जानते हैं। अन का अर्थ होता है रहित, जैसे अनकही, अनबन, अनजान, अनदेखा, अनकहा, अनसुना, ये सब शब्द हमारे यानी अन उपसर्ग लगाकर बनते हैं। अब है अध। अध का अर्थ होता है आधा। अध कचरा, अध पका, अध खिला, अध जला। ठीक है, यानी अध का अर्थ क्या हुआ? आधा। अध पका यानी आधा पका हुआ, अध खिला आधा खिला हुआ। फिर है उन। उन का अर्थ होता है एक कम। उन का अर्थ क्या होता है? एक कम, जैसे 29, 19, 49। क्या? 29, 19, 49। अगला है भर। भर का अर्थ होता है पूरा। क्या होता है? पूरा, जैसे भरपेट, भरमार, भरपूर। ठीक है बेटा, जैसे भरपेट, भरमार, भरपूर। फिर है दु। दु का अर्थ होता है बुरा या हीन। क्या होता है? बुरा या हीन। दुरंगा, दुकान। फिर है नी। नी का अर्थ होता है रहित, जैसे निहाल, निडर, निकम्मा। अगला है अ। अ का अर्थ होता है अभाव, निषेध। क्या होता है? अभाव, निषेध। अब इनसे बनने वाले शब्द अलग, अधीर। क्या है? अलग, अधीर। फिर है कु। कु का अर्थ है बुरा। कु का अर्थ है बुरा। कुसंगति, कुख्यात, कुपात्र, यानी कुसंगति, कुख्यात, कुपात्र। फिर है सु। सु का अर्थ होता है अच्छा। कु का अर्थ होता है बुरा और सु का अर्थ होता है अच्छा। सुलेख, सुकुमार, सुमति। सुलेख, सुकुमार, सुमति। फिर है पर। पर का अर्थ होता है दूसरा या बाद का। पर का क्या अर्थ होता है? दूसरा या बाद का। परदादा, परजीवी। परदादा, परजीवी। फिर है बिन। बिन का अर्थ होता है बिना या निषेध। बिन का अर्थ भी क्या होता है? बिना या निषेध। बिन चाहा, बिन चाहा, बिन खिला। क्या होता है? बिन चाहा, बिन खिला। फिर है हमारा तीसरा भेद आगत उपसर्ग, यानी आए हुए उपसर्ग। इन्हें विदेशी उपसर्ग भी कहते हैं। ये विदेशी उपसर्ग अपनी ही भाषा के शब्दों के साथ जुड़कर नवीन यानी नए शब्द बनाते हैं जो हिंदी भाषा में बस गए हैं, यानी हिंदी में उनको ग्रहण कर लिया गया है। ये कौन से शब्द हैं? ये दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं, लेकिन हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए ये अजीब नहीं लगते। जैसे डोल, बोल, डॉक्टर, ये सब शब्द हमारे क्या हैं? ये हमारे विदेशी शब्द हैं। तो इसी प्रकार हमारे विदेशी या आगत उपसर्ग भी होते हैं। आगत अंग्रेजी के उपसर्ग। अब इनके अर्थ जानते हैं और इनसे बनने वाले शब्द जानते हैं। पहला है सब। सब का अर्थ होता है अधीन। क्या होता है? अधीन। अब यहाँ पर सब से क्या बनेगा? सब रजिस्ट्रार। और क्या बन सकता है? सब इंस्पेक्टर। सब रजिस्ट्रार, सब इंस्पेक्टर। फिर है डिप्टी। डिप्टी का अर्थ होता है सहायक। क्या अर्थ होता है? सहायक। डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, यानी क्या है? डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कलेक्टर।
फिर है वाइस। वाइस का अर्थ होता है सहायक। वाइस प्रिंसिपल यानी क्या है? वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर। फिर है हमारा जनरल। जनरल का अर्थ होता है प्रधान। जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर। चीफ, चीफ का अर्थ होता है प्रमुख। क्या अर्थ होता है? प्रमुख। चीफ सेक्रेटरी। हेड, हेड का अर्थ होता है मुख्य, यानी ये शब्द तो आप अच्छी प्रकार से जानते होंगे कि आपके घर में कौन हेड है, यानी मुखिया कौन है। तो हेड कांस्टेबल, हेड मास्टर, ये सब क्या हैं? जो मुखिया होते हैं। अगला है आगत, उर्दू के उपसर्ग। अब हमारा इसी का भेद है उर्दू के उपसर्ग, यानी उनके अर्थ व उनसे बनने वाले शब्द। ला, ला का अर्थ होता है बिना। ला का अर्थ क्या होता है? बिना। अब इनसे जैसे लापता, लापरवाह, लाइलाज, यानी जिसका कोई इलाज नहीं हो, लाइलाज, लापरवाह, लापता। फिर है बद। बद का अर्थ होता है बुरा। बद का अर्थ होता है बुरा। बदहाल, बदनसीब, बदहाल, बदनसीब। फिर है हम का अर्थ होता है साथ या समान, साथ या समान। अब हमदर्द, हमराही, हमजोली, हमदर्द, हमराही, हमजोली। फिर है खुश। खुश का अर्थ होता है अच्छा। खुशखबरी, खुशहाल, खुशदिल, खुशखबरी, खुशहाल, खुशदिल। फिर है गैर। गैर का अर्थ होता है भिन्न, यानी अलग। गैर मर्द, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। गैर मर्द, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। अगला है 4 उपसर्गों की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के कुछ शब्द या शब्दांश, यानी उपसर्गों की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के कुछ शब्द या शब्दांश। पहला है स्व। स्व का अर्थ होता है अपना। स्व का अर्थ होता है अपना। जैसे स्वभाव, स्वचालित, स्वराज्य। स्वभाव, स्वचालित, स्वराज्य। फिर है सु। सु का अर्थ होता है अच्छा। सुलभ, सुयोग, सुपात्र। सुलभ, सुयोग, सुपात्र। फिर है सह, साथ, सहयोग, सहमत, सहयात्री। सहयोग, सहमत, सहयात्री। फिर है अंतः, अंदर, अंतः, अंदर। अंतःकरण, अंतःपुर, अंतःकरण, अंतःपुर। फिर है सम, समान। सम का अर्थ है समान। समतल, समकोण, समरस। समतल, समकोण, समरस। फिर है 2 उपसर्गों से निर्मित शब्द। बेटा अब तक हमने एक उपसर्ग से बने शब्दों को पढ़ा। अब यहाँ पर कुछ शब्द और मैंने लिए हैं जिनमें 2 उपसर्गों का प्रयोग किया गया है और मूल शब्द के साथ 2 उपसर्ग लगे हैं। उनको अलग अलग करके मैंने यहाँ पर लिखा है। पहला शब्द है हमारा निराकरण। क्या है? निराकरण। अब इसमें निर उपसर्ग जमा आ उपसर्ग, मूल शब्द करण। निर जमा आ जमा करण, यानी निराकरण। दूसरा शब्द है सुसंस्कृत। सुसंस्कृत। सु उपसर्ग, सम उपसर्ग और कृत मूल शब्द। सुउपसर्ग, सम उपसर्ग और कृत मूल शब्द। फिर है अनाहार। अन आ हार, अन आ हार। फिर है समालोचना। सम आ
लोचना। सम उपसर्ग, आ उपसर्ग और लोचना मूल शब्द। फिर है असुरक्षित, अ उपसर्ग, सु उपसर्ग और रक्षित शब्द। अब बेटा यहाँ पर एक बार जो हमारे मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनको दोहरा लेते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं। ये स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते। उपसर्गों से नए शब्दों की रचना होती है। स्वतंत्र रूप से इनका कोई महत्व नहीं होता। उपसर्ग शब्दों के आरंभ में जुड़ते हैं। फिर है हिंदी भाषा में संस्कृत, तत्सम, हिंदी तद्भव, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आगत उपसर्गों तथा संस्कृत के शब्दांशों का उपसर्गों के रूप में प्रयोग होता है। भाषा में शब्दों की रचना तीन तरह से होती है, उपसर्गों द्वारा, प्रत्ययों द्वारा और समास के द्वारा। अब यहाँ पर हमने आज अपना व्याख्यान 1 पढ़ा। व्याख्यान 1 में मैंने आपको उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्गों की गतिविधियाँ कितनी होती हैं, उपसर्गों के कितने प्रकार हैं और उपसर्गों से बनने वाले शब्दों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। प्यारे बच्चों, अब मैं व्याख्यान 1 से संबंधित आपको गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्नोत्तर दे रही हूँ। वह प्रश्नोत्तर सुनिए। मेरा पहला प्रश्न है, उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है, उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 2 है, उपसर्ग तथा शब्द में क्या अंतर है। उपसर्ग तथा शब्द में क्या अंतर है। प्रश्न 3 है, हिंदी में उपसर्गों के प्रमुख भेदों के नाम लिखिए। प्रश्न 3 है, हिंदी में उपसर्गों के प्रमुख भेदों के नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, आज हमने अपना व्याख्यान 1 पढ़ा। व्याख्यान 1 में मैंने आपको उपसर्ग पढ़ाए। यह गृह कार्य आपको आज अपनी रफ उत्तर पुस्तिका में लिखना है, व याद करना है। व्याख्यान 1 आपको अच्छी तरह से दोहरा लेना है। मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।